यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। वाह, देखो आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है, टॉपिक रेडियस खत्म था, इस टॉपिक का नाम है आयनाइजेशन एनर्जी। क्या नाम है? आयनाइजेशन एनर्जी को हम 3 नाम से जानते हैं। बोर्ड पे ध्यान दो तभी समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन लगा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बोर्ड पे ध्यान दोगे पूरा समझ में आएगा, नहीं ध्यान दोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। आयनाइजेशन एनर्जी को 3 नाम से जानते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसी का एक और नाम है, इसी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी को कितने नाम से जानते हैं? 3 नाम। आयनाइजेशन एनर्जी को ही आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है, इसी को आयनाइजेशन पोटेंशियल चीज जाता है। तीनों एक ही चीज है, समझ में आ रहा? जैसे किसी का एक इंसान का 3 नाम होता है कि नहीं? नाम होता है, जैसे किसी का नाम होता मोहन, घर में नाम होता छोटू, किसी का छोला भटूरा, रसगुल्ला, है ना, लाल मोहन, कुछ हो सकता है। एक आदमी का 10 to 20 नाम हो सकता है। मेन नाम है आयनाइजेशन एनर्जी, इसी का नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसी का आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर ये कुछ भी नाम दिया रहा है तो एक ही चीज है। देखो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको हम समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड पे ध्यान दो। क्या लिखा हुआ है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसका मतलब क्या होगा? देखो ये क्या है? एटम है। क्या है? एटम। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, उसमें कोई भी एटम है मान लो। एटम का बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। क्या कहलाता है? कौन कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? आपको पता होगा ऐसे 7 वो ऑर्बिट्स होते हैं। कितने ऑर्बिट्स होते हैं? अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। क्या रहता है? न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, प्लस होता है। कैसा होता है? प्लस। और मान लो ये ऑर्बिट है कोई, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, इस इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? माइनस। कैसा चार्ज है? इसमें प्लस है, इसमें माइनस। तो बताओ, न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज है, इसमें माइनस, तो प्लस वाला माइनस वाला को अपनी ओर खींचेगा कि नहीं? तो न्यूक्लियस हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। जिस फोर्स से खींचता है उसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? आकर्षण बल। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, समझ में आ रहा? अब देखो मेरा मन है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकाले। क्या मन है? मेरा मन है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। क्या करे? इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, मतलब बाहर निकाले। तो क्या इतना आसानी से निकल जाएगा? देखो ये न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियस को मान लो एक मोटा ताजा आदमी। क्या मान लो? मोटा आदमी है, एकदम पहलवान है। एक आदमी को पहले से पकड़ा हुआ हाथ पकड़ के, एक मोटा आदमी है 10 कुंटल का, समझा? और एक आदमी को पकड़ा हुआ बहुत पतला आदमी है, दोनों हाथ पकड़ा हुआ है दोनों। ये मोटा आदमी है 10 कुंटल का, एक आदमी पतला आदमी को पकड़ा हुआ है। एक नॉर्मल आदमी को मन किया क्या उस आदमी को हम भी खींच के हटा दे उस मोटे आदमी से, हो सकता है क्या? तो कैसे हटेगा? कैसे हटेगा? 10 कुंटल का आदमी है, उससे ज्यादा वाला ताकतवर को साइड लगा देंगे तो अपने उससे खींच लेगा। तो कहने का मतलब इस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। कोई जो चाहेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को हटा दे आसानी से निकलेगा क्या? इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमको बाहर रिलीज करना, निकालना है, हमको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाहर से एनर्जी खर्च करना पड़ता है। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उनको बाहर से क्या देना पड़ता है? वो एनर्जी क्या करेगा? दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना उसको तोड़ देगा। क्या कर देगा? जब ये फोर्स टूट गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज हो जाएगा। और जो एनर्जी हमको बाहर से देना पड़ता है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा। इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसी को बोलते हैं। देखो आप डिफिनेशन देखो क्या लिखा है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का वह सबसे कम मान जो रिक्वायर्ड होता है, जो जरूरी पड़ता है किसी भी मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को कहा जाता है मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, उसको निकालने के लिए, है ना, आइसोलेटेड गैसेस एटम से, इसी को कहते हैं कौन सा एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? अब देखो यहाँ पे कुछ नोट करके पॉइंट लिखा है, इट इज ऑलवेज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस।
बिकॉज एनर्जी इज एब्सॉर्ब और गिवन फ्रॉम आउटसाइड इन दिस रिएक्शन। देखो दो तरह का प्रोसेस होता है, एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक को बोलते हैं एंडोथर्मिक। आगे बताया जाएगा। दो तरह का रिएक्शन होता है, एक को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एनर्जी बाहर से हमको देना पड़ता है। क्या करता है? अगर बाहर से एनर्जी किसी रिएक्शन में देना पड़ता है करवाने के लिए, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? बताइए, इसमें बाहर से एनर्जी दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को निकालना तो बाहर से एनर्जी दे रहा है कि नहीं? तो ये कैसा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक। कैसा होगा? एंडोथर्मिक का मतलब है होता है जिसमें बाहर से एनर्जी क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। और जब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो उस केस में डेल्टा एच, आगे पढ़ाएंगे डेल्टा एच क्या होता है। अभी बस इतना जानो, डेल्टा एच का मतलब होता है इंथैल्पी चेंज। क्या होता है? इंथैल्पी चेंज। ये डेल्टा एच कहाँ पढ़ाएंगे? केमिस्ट्री में एक चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है? थर्मोडायनेमिक्स। पहला वॉल्यूम में चैप्टर खोज लेना है केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स। उसमें ये डेल्टा एच का मतलब समझाएंगे। तो जब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है उस केस में इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच का मान क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। प्लस लिया जाता है। क्या लिया जाता है? और ये आयोनाइजेशन एनर्जी में एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी क्योंकि बाहर से एब्जॉर्ब होता है, दिया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? आयोनाइजेशन एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अच्छा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा? बताओ। दो तरह का स्पेसिस है पीरियोडिक टेबल में, दो तरह का एलिमेंट, एक को बोलते हैं मेटल, एक को बोलते हैं नॉन मेटल। को बोलते हैं धातु जी, धातु। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन बाहर कौन निकालता है? धातु क्या धातु? धातु। बोलो सोच के। इलेक्ट्रॉन बाहर से कौन निकालता है? धातु क्या धातु? धातु। धातु निकालता है जी। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी किसका प्रॉपर्टी होगा? किसका? मेटल का। मेटल का। किसका होगा? मेटल का। इलेक्ट्रॉन निकालना है। तीसरा पॉइंट देखो, इट इज अ टेंडेंसी टू फॉर्म ए कैटायन। जब ये किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव आयन। क्या बनेगा? पॉजिटिव आयन। जो पॉजिटिव आयन बनता है उसी को क्या बोलते हैं? कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है ना? प्लस चार्ज वाला है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे वाले स्टूडेंट भी ध्यान से देखो, खाली बैठे रहना ही नहीं, समझोगे क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं चैप्टर इसका। समझा? तो इसको एक एक चीज समझो, सबको जमा। देखो यहाँ पे क्या लिखा? एम। क्या लिखा हुआ? एम है कोई मेटल। पीरियोडिक टेबल में 90 एलिमेंट है जो मेटल का काम करता है, उसमें कोई भी एलिमेंट है। यहाँ पे सोडियम हो, पोटासियम, कोई भी मेटल हो सकता है। ये सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है। किस स्टेट में? सॉलिड। अच्छा तुमको हम ये तो बताया हुआ है जी पीरियोडिक टेबल में कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, एक साथ में लिखाए हैं। जी। लिखाए नहीं है, लिखाना है। में है ना, वो ठीक है, हम बताए हुए कितना बार, लेकिन हम तुमको एक साथ लिखा देंगे। पीरियोडिक टेबल में कौन मेटल है 118 एलिमेंट में, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटल वाइट्स है, सेमी मेटल। एक साथ ये दिमाग में रखे रहना है। कभी ना कभी छठ के बाद हम लिखवा देंगे। छठ के बाद क्या डेली कोचिंग चालू है, समझ में आ रहा? कभी लिखवा देंगे। देखो ये मेटल है, मेटल सॉलिड स्टेट में पाया। देखो तुमको पता होगा धातु हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? और मेटल किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस। ठोस। देखो ठोस अवस्था में है तो सबसे पहले इस मेटल सॉलिड स्टेट में जो है इसको हमको बदलना है पड़ेगा गैस फॉर्म में। कैसा फॉर्म में? क्योंकि एनर्जी निकलता है गैसियस एटम से। देखो क्या लिखा है? गैसियस एटम। अगर पहले तो सॉलिड स्टेट में है उसको पहले किसमें बदलना पड़ेगा? मेटल को गैस में। गैस में बदलने के लिए इसमें जो एनर्जी देना पड़ता है उसको कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और ये आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होता है। समझ में आ रहा? फिर ये गैसियस फॉर्म में आ गया मेटल। देख मेटल अब गैसियस फॉर्म में आ गया, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सॉलिड फॉर्म में से क्या इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? सॉलिड फॉर्म से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। तो पहले बदलना पड़ेगा गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में बदलने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी हमको देना पड़ा। आप गैसियस फॉर्म में बन गया, अब इस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इससे क्या करें? एक इलेक्ट्रॉन निकाले। कितना? तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो देखो कितना प्लस चार्ज आ गया? एक प्लस आ गया। गैसियस फॉर्म में प्लस आ गया। और जो एनर्जी देना पड़ा है इससे इसमें बदलने के लिए, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ा उसी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई। समझ में आ रहा? यहाँ पे देखो क्या लिखा है? मेटल इज जनरली फाउंड इन सॉलिड। तुमको पता होना चाहिए मेटल जो है धातु जनरली ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? आगे देखो क्या लिखा है? आयनाइजेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। उसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? उसको शॉर्ट फॉर्म में आई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आई का मतलब होता है आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है? या इसी को आईपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। बुक में लिखा रहेगा आयनाइजेशन एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में आई। क्या लिखा रहेगा? आई डॉट ई। इसका मतलब हुआ आयनाइजेशन एनर्जी। आईपी का मतलब हुआ आयनाइजेशन पोटेंशियल। दोनों में से कुछ भी लिखा। अब देखो इनसे पूछेगा ये क्वांटिटी है, इसका अपना यूनिट भी होगा, इकाई भी होगा। जैसे पढ़ते हो ना मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, पढ़ते हो ना टाइम का सेकंड। तो आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या होता है?
इसका 3 यूनिट होता है ईवी पर एटम। ईवी का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या नाम हुआ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या होता है? या इसी का एक और यूनिट होता है किलो कैलोरी पर मोल। क्या लिखा हुआ है? इसको क्या पढ़ते हैं? किलो कैलोरी पर मोल। इसी का एक और यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। क्या होता है? किलो जूल पर मोल। इसका 3 यूनिट याद रखना पड़ेगा। आयनस एनर्जी का क्या यूनिट होता है जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल। अब आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार आने वाला। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? अच्छा ये अभी यहाँ पे देखो कभी भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा कब? जब वो गैसियस फॉर्म में। मान लो मेटल तो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, उसको सबसे पहले किसमें बदल लेंगे? गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में बदल लिए। अब उनको देखो ये सबसे पहले क्या किए? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। कितना? एक इलेक्ट्रॉन निकालने को क्या टो प्लस आ जाएगा? एक प्लस। क्या टो आ जाएगा? एम प्लस आ गया। इसको निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ा इसको मान लिया I1। क्या मान लिए? I1। इसको कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? इसको लिख भी लेना अपने टॉपिक में। इसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बोलेंगे जी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दिए तब ये बना। अब इसमें से मेरा मन एक और इलेक्ट्रॉन निकाले। ये जो बना M प्लस, इसमें से मेरा मन क्या है? एक और इलेक्ट्रॉन निकाले। एक बार में कहेगा 10 को निकल सकता है, ऐसे नहीं, बारी बारी से निकलता। एक बार में एक को निकलेगा। कितना? एक बार में एक निकलेगा, फिर निकाल जितना मन निकाल सकता है जब तक संभव है। तो अब एक इसमें से एक और निकालना है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो इसमें एक और प्लस चार्ज आएगा। तो पहले से एक प्लस था, क्या होगा? 2 प्लस। तो देखो क्या बन गया? 2 प्लस। क्या बन गया? 2 प्लस। इसको निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़े इसका नाम है I2। क्या नाम है? I2। इसको हम बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे जी? सेकंड आयोनाइजेशन। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो मेरा मन है M2 प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाले। क्या निकाले? तो M2 प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक और प्लस चार्ज जाएगा। तो क्या बन गया? M3 प्लस। क्या बन गया? इसको निकालने के लिए जो एनर्जी हमको देना पड़ा इसको कहेंगे I3। क्या कहेंगे? I3 को कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन। क्या बोलेंगे? थर्ड आयोनाइजेशन। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मान लो किसी में एक और संभव होता निकालना 4 तो उसको बोलते हैं फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। एक और निकालते थे फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। जितना तक संभव है निकाल सकता है, जितना इलेक्ट्रॉन निकलने वाला रहेगा निकल सकता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है? बाहरी कक्षा। कहाँ से? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख गया ना, तो जब भी बाहर वाला जो सेल हो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन वही निकल सकता है। अंदर वाले सेल में से कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। आगे देखो आप क्या लिखा हुआ? देखो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो बताओ जेड इफेक्टिव का मान बढ़ रहा है। क्या चीज का मान बढ़ रहा है? जेड इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कहा चुके स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्लस चार्ज बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे 1 प्लस है, फिर यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे कितना है? 3 प्लस। तो जैसे जैसे प्लस चार्ज का मान बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव का मान क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? क्या होता है? इंक्रीज। क्यों बढ़ जाता है पता है? देखो इसमें 3 प्लस है। देखो सोच के देखो, इसमें 3 प्लस चार्ज है, ठीक है? इसमें 2 प्लस है। तो ये 3 प्लस और 2 प्लस में एक चीज बताओ, न्यूक्लियस के नजदीक में कौन होगा सबसे ज्यादा? 3 प्लस वाला न्यूक्लियस के नजदीक होगा, कोई बताओ इसमें से। 3 प्लस वाला न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है कि 2 प्लस? बताओ दो। 3 प्लस। 3 प्लस सबसे ज्यादा नजदीक है। क्यों? 2 प्लस में से 2 ही इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो और न्यूक्लियस के नजदीक आ गया, और 3 प्लस यहाँ तो ये और थोड़ा नजदीक आ गया। देखो 3 प्लस वाला न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, तो ये ज्यादा नजदीक है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें नजदीक है, उसको फोर्स को तोड़ना है दोनों का। तो फोर्स को तोड़ना तो एनर्जी और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा कम एनर्जी देना पड़ेगा, ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, ये थोड़ा न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, इसमें और कम एनर्जी देना पड़ेगा। इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का मान सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा? देखो क्या लिखे, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का मान सबसे ज्यादा होगा। इससे कम किसका होता है? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इससे कम किसका होता है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ आ रहा? कहने वाला किसी भी एटम में सबसे पहला आयोनाइजेशन एनर्जी का मान से ज्यादा किसका होता है? सेकंड का। उससे ज्यादा किसका होता है? थर्ड का। उससे ज्यादा अगर चौथा रहता तो फोर्थ का। समझ में आ रहा? अब देखो इट इज ऑलवेज वैलिड फॉर एन एलिमेंट। ये एलिमेंट के लिए हमेशा वैलिड है, ये ऑर्डर याद रख लेना। आगे देखो नोट करके कुछ पॉइंट लिखा है। देखो ये क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम सॉलिड स्टेट ऑफ एन एटम। देखो तुमको पता है कोई भी एटम सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में। कभी भी ठोस अवस्था से इलेक्ट्रॉन हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। देखो ये यहाँ पे मेटल सॉलिड स्टेट में है, क्या इससे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे? इसको सबसे पहले बदले किस में? गैस में। किस में बदले? देखो कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर एलिमेंट मेटल सॉलिड स्टेट में है तो उसे इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं जा सकता। इसको सबसे पहले बदलना पड़ेगा किस में? गैसियस फॉर्म में। किस में? गैसियस फॉर्म में बदलने के लिए हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ता है। उसको सॉलिड स्टेट को गैसियस फॉर्म बदलने के लिए
सॉलिड स्टेट को गैसियस फॉर्म में बदलने के लिए उनको बाहर से एनर्जी देना पड़ता है, और इसी एनर्जी का क्या नाम है? सब्लिमेशन एनर्जी। क्या नाम है? सब्लिमेशन एनर्जी। वही बताया, वही लिखा है उधर, सब्लिमेशन एनर्जी। इसी को कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी क्या होता है? सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में बदलने के लिए मेटल में जो बाहर से एनर्जी देना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? किसी भी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है, उसमें जो एनर्जी देना पड़ेगा न्यूक्लियस के फोर्स को तोड़ने के लिए, है ना, जो इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये आज शुरुआत है, ये आयनाइजेशन एनर्जी का शुरुआत, इससे काफी क्वेश्चन आता है। ये सबसे VVI जितना भी कंपटीशन का एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितना भी होता है, बड़े से बड़ा एग्जाम, उसमें इससे हर बार क्वेश्चन अवे करता है। समझ में आ रहा है? तो इसको समझना जरूरी है। किसी का क्लास छूट जाता है तो वीडियो से भी देख लो, लेकिन छोड़ना नहीं है। समझ में आ रहा? साइंस में हर दिन का क्लास जरूरी होता है। ये कॉमर्स आर्ट नहीं चल रहा है, ये साइंस का और मैथ का क्लास चल रहा है। तो ये जो है तुमको क्या करना है, इसको अगला लेक्चर में फिर हम इसका आगे पढ़ाएंगे। आज ये पहला क्लास था, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।